रतन नेवल टाटा ये नाम सुनते ही इंडियन इंडस्ट्री की तस्वीर सामने आती है। उनका नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरी लेगेसी का प्रतीक है जो भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को एक ऐसे परिवार में जो बिजनेस और समाज सेवा में बहुत आगे था। टाटा परिवार ने हमेशा से ही अपने आदर्शों और मूल्यों को प्राथमिकता दी है, जो रतन टाटा के जीवन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनके दादा परदादा जो अपने आप में पायोनियर थे, उन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी जो आज इंडिया के सबसे बड़े और सम्मानित समूह में से एक है। टाटा ग्रुप ने सिर्फ व्यावसायिक सफलता ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी अपनाया। रतन जी के दादाजी सरदोराबजी टाटा ने टेक्सटाइल और स्टील में शुरुआती वेंचर्स शुरू किए और टाटा नाम को मॉडर्न इंडिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। उन्होंने भारत के इंडस्ट्रियल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बचपन से ही रतन जी ने वो वैल्यूज देखे जिनसे उनकी अपनी जिंदगी बनी ईमानदारी, मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी। उन्होंने अपने परिवार से सीखा कि व्यवसाय सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। उनके पिताजी नेवल टाटा ने युवा रतन को दुनिया की समझ दी और उनमें एक मजबूत नैतिक आधार बनाया। नेवल टाटा ने अपने जीवन के अनुभवों से रतन को सीख दी कि कैसे एक व्यक्ति को अपने मूल्यों पर कायम रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें भी थी। जब रतन जी सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें जरूर प्रभावित किया होगा। इस घटना ने उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव डाला जिसे उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और आगे बढ़ने का संकल्प किया। उन्होंने अपनी दादी नवाजबाई टाटा की देखभाल में सुकून और मार्गदर्शन पाया, जो एक बहुत ही स्ट्रांग और दयालु महिला थी। नवाजबाई टाटा ने रतन को न सिर्फ प्यार और संरक्षण दिया बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों और आदर्शों का भी ज्ञान दिया। उनकी देखरेख में रतन और उनके भाई जिमी की परवरिश बहुत अच्छी हुई, जहां उन्होंने बिजनेस और लीडरशिप के साथ साथ एम्पैथी और ह्यूमिलिटी का भी महत्व सीखा। उन्होंने सीखा कि एक सही नेता वही होता है जो अपने लोगों के दुख सुख को समझ सके और उनके साथ खड़ा रहे। यह शुरुआती साल सुख सुविधा और पर्सनल तकलीफों से भरे हुए थे और इन्हीं सालों ने रतन टाटा को आकर दिया। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाया जो आज भी अपने मूल्यों और आदर्शों पर कायम है। देश के निर्माण और समाज के हित के लिए समर्पित उनके परिवार की विरासत उनकी पहचान का अभिन्न अंग बन गई। टाटा परिवार ने हमेशा से ही देश के विकास और सामाजिक कल्याण को अपनी प्राथमिकता दी है, जो रतन टाटा के जीवन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन शुरुआती वर्षों में उनमें जो संस्कार डाले गए, उन्होंने जीवन भर उनके कार्यों और फैसलों का मार्गदर्शन किया और उन्हें वह दूरदर्शी नेता बनाया जो आज हम जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर कदम पर अपने परिवार के मूल्यों और आदर्शों को अपनाया जो उन्हें एक महान नेता बनाते हैं। रतन टाटा की शिक्षा यात्रा उतनी ही विविध थी जितना कि वो समूह जिसका नेतृत्व वो एक दिन करेंगे। उनकी शुरुआती पढ़ाई ने उनके विचार और व्यक्तित्व को आकर दिया जो आगे चलकर उनकी लीडरशिप स्टाइल में प्रकट हुआ। मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, जो अपनी एकेडमिक रिगर के लिए प्रसिद्ध है, में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वहां के अनुशासन और ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया। यह स्कूल उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना जहां उन्होंने न सिर्फ किताबी ज्ञान बल्कि जीवन के मूल्य भी सीखे। हायर एजुकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चले गए जहां उन्होंने नए संसार और नए विचारों से परिचय किया। यह सफर उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी जो उनके विचार और सपनों को नए पंख देने वाला था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जो इथाका, न्यूयॉर्क में एक प्रेस्टिजियस आईवी लीग इंस्टीट्यूशन है, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉर्नेल में उन्होंने न सिर्फ टेक्निकल स्किल्स को डेवलप किया बल्कि वहां के डाइवर्स एनवायरनमेंट ने उन्हें नए नजरिए और सोच से भी परिचित कराया। आर्किटेक्चर का चुनाव एक ऐसा फील्ड जो क्रिएटिविटी और प्रिसीजन को जोड़ता है, रतन टाटा की मल्टीफेस्टेड पर्सनालिटी की झलक देता है। उन्होंने अपनी डिजाइन्स में इनोवेशन और प्रैक्टिकलिटी का समावेश किया जो उनके आगे के काम में भी दिखाई दिया। कॉर्नेल में रहकर उन्होंने अपने एनालिटिकल स्किल्स को और निखारा, डिटेल पर ध्यान देना सीखा और डिजाइन और फंक्शनैलिटी की गहरी समझ डेवलप की। यह सब कुछ उनके आगे के प्रोफेशनल जीवन में बहुत उपयोगी साबित हुआ। उन्होंने वहां के रिगरस एकेडमिक एनवायरनमेंट में अपने आप को और मजबूत बनाया। क्लास के अलावा कॉर्नेल में उनके समय ने उन्हें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया।
उनके दायरे को बड़ा किया और भारत के बाहर की दुनिया की उनकी समझ को आकार दिया। उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से बहुत कुछ सीखा, जो उनके विचार और सोच को और विस्तृत करने में मददगार रहा। 1962 में रतन टाटा ने कॉर्नेल से आर्किटेक्चर में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, जो उनकी एकेडमिक क्षमता और समर्पण का प्रमाण है। यह डिग्री उनके लिए एक माइलस्टोन थी, जो उनके आगे के सफर को और प्रेरणा देने वाली थी। हालांकि उनकी शिक्षा यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने ज्ञान को और विस्तारित करने का फैसला किया, जो उनके आगे के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वेल राउंडेड एजुकेशन के महत्व को समझते हुए उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो दुनिया के लीडिंग बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में से एक है, से मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। यह प्रोग्राम उनके लिए एक नए क्षेत्र में कदम रखने जैसा था, जहां उन्होंने बिजनेस और मैनेजमेंट के नए पहलुओं को समझा। इस अनुभव ने बिजनेस प्रिंसिपल की उनकी समझ को और बेहतर बनाया और उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने के लिए तैयार किया। हार्वर्ड में उन्होंने टीम वर्क और लीडरशिप के नए डिमेंशंस को समझा, जो उनके आगे के प्रोफेशनल जीवन में बहुत उपयोगी साबित हुआ। टेक्निकल और मैनेजरियल डिसिप्लिन में मजबूत होने के साथ रतन टाटा वापस इंडिया लौट आए, अपने प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत करने के लिए तैयार। उन्होंने वहां के अनुभव और ज्ञान को अपने देश में लाकर नए आयाम दिए। उनकी शिक्षा ने उन्हें न सिर्फ नॉलेज और स्किल्स दिया, बल्कि उनमें एक ग्लोबल आउटलुक और दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस की गहरी समझ भी पैदा की। ऐसे गुण जो आने वाले वर्षों में उनके बहुत काम आने वाले थे। उन्होंने अपने विचार और सोच को विस्तारित कर दुनिया के नए नए पहलुओं को समझा और अपने देश के विकास में योगदान दिया। 1907 के दशक के शुरुआत में इंडिया लौटने पर रतन टाटा आसानी से टाटा ग्रुप, जो उनके परिवार का विशाल बिजनेस एम्पायर था, में लीडरशिप रोल ले सकते थे। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जो उनकी विनम्रता और नीचे से सीखने की उनकी इच्छा को दर्शाता था। उन्होंने टाटा स्टील, जो ग्रुप की प्रमुख कंपनीज में से एक थी, की शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की, ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज के साथ काम करते हुए। यह डिसीजन उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे अपने लिए एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस बनाया। टाटा स्टील की शॉप फ्लोर पर काम करते हुए उन्होंने न सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सीखी, बल्कि उन्होंने अपने कॉलीग्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाया। यह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत काम आया। इससे उन्हें इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की और फ्रंट लाइंस पर काम करने वालों के चैलेंजेस की सीधी समझ मिली। उन्होंने देखा कि कैसे मशीनरी को एफिशिएंटली ऑपरेट किया जाता है और कैसे वर्कर्स अपनी डेली टास्क्स को मैनेज करते हैं। ये समझ उनके फ्यूचर डिसीजंस में बहुत मददगार साबित हुई। उन्होंने श्रम की गरिमा के लिए गहरा सम्मान और वर्कफोर्स की चिंताओं के लिए सच्ची सहानुभूति विकसित की। यहीं पर उन्होंने अपने लीडरशिप स्टाइल को भी डेवलप किया, जो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित था। ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर लोगों के साथ काम करने की उनकी इच्छा ने उन्हें अपने कॉलीग्स का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। टाटा स्टील में अपने कार्यकाल के बाद रतन टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज में काम करने लगे, विभिन्न डिविजन्स में बढ़ती जिम्मेदारियों के रोल्स निभाते हुए। उन्होंने अपने आप को हर नए रोल में पूरी तरह से इन्वॉल्व किया, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने खुद को टेक्सटाइल्स की दुनिया में डुबो दिया। नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (NELCO) में काम करते हुए, जहां उन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। हर नए रोल में उन्होंने नए चैलेंजेस का सामना किया और नए स्किल्स डेवलप किए। हर रोल ने अद्वितीय चुनौतियां और सीखने के अवसर प्रस्तुत किए, जिससे उनके बिजनेस एक्यूमेन और लीडरशिप क्वालिटीज को और निखार मिला। उन्होंने हर नए प्रोजेक्ट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा और अपनी टीम के साथ मिलकर इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकले। टाटा ग्रुप में उनके शुरुआती वर्षों को ज्ञान की अथक खोज और प्रत्येक व्यवसाय की बारीकियों को समझने की गहरी इच्छा ने चिह्नित किया। उन्होंने अपने हर एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखा और उससे अपने फ्यूचर रोल्स में इम्प्लीमेंट किया। यह हैंड्स ऑन अप्रोच उनके जन्मजात बिजनेस सेंस और छोटी उम्र से ही उनमें डाले गए संस्कारों के साथ उन्हें उन लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार करता था जो उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने हर रोल को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और अपने आप को हर नए चैलेंज के लिए तैयार किया। इन सब एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक वेल राउंडेड लीडर बनाया, जो न सिर्फ अपने बिजनेस को समझता था, बल्कि अपने लोगों के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता था। यह क्वालिटीज उन्हें फ्यूचर में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में सफल बनाने में मददगार साबित हुई।
रतन टाटा का टाटा ग्रुप में पदोन्नति उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और जन्मजात नेतृत्व क्षमताओं का प्रमाण था। वे हर भूमिका को विनम्रता और दृढ़ संकल्प के संयोजन के साथ निभाते थे, हमेशा सीखने और एक सार्थक योगदान देने के लिए उत्सुक रहते थे। लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता, चाहे वे किसी भी स्तर के क्यों न हो, चाहे वे शॉप फ्लोर पर काम करते हों या बोर्डरूम में, ने उन्हें अपने सहयोगियों का सम्मान और वफादारी दिलाई। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (NELCO), जो कि टाटा ग्रुप की एक संघर्षरत सहायक कंपनी थी, का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उस समय NELCO कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही थी और इसे एक टर्नअराउंड की सख्त जरूरत थी। रतन टाटा ने रणनीतिक सोच और सहानुभूति के अपने विशिष्ट मिश्रण के साथ चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कंपनी की प्रोडक्ट लाइन को पुनर्जीवित करने और उपभोक्ताओं की एक युवा पीढ़ी से जुड़ने की आवश्यकता को पहचाना। उनके नेतृत्व में NELCO ने नए उत्पादों को पेश किया और नई मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाया, जिससे बीमार कंपनी में नई जीवन शक्ति का संचार हुआ। हालांकि उनके प्रयासों को बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आर्थिक मंदी और प्रतिकूल सरकारी नीतियां शामिल थीं। इन अवरोधों के बावजूद इस अवधि के दौरान रतन टाटा का नेतृत्व किसी से छिपा नहीं रहा। उन्होंने चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने, कठोर फैसले लेने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी टीम को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। ये अनुभव अमूल्य साबित होगा, क्योंकि वे टाटा ग्रुप के भीतर और भी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थे।